10 अगस्त 2024 बिहार के बेगूसराय में एक छोटा सा गांव है कन्हैया नगर। मोहल्ले में हर दिन की तरह लोग अपने काम में लगे हुए थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, औरतें अपने घर के काम में लगी हुई थी। आधा दिन ढल चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था, और वह था संजीवन महातो और उसके परिवार के घर का दरवाजा इस टाइम तक बंद होना। संजीवन महातो के घर में कुल 4 लोग रहते हैं। संजीवन महातो, उसकी पत्नी संजीता, 10 साल की बेटी सपना और 7 साल का सबसे छोटा बेटा अंकुश। और इस समय तक संजीवन महातो अपने काम के लिए बाहर निकल जाते थे और उनके दोनों बच्चे सपना और अंकुश स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे। ज्यादा देर तक दरवाजा बंद होने पर पड़ोसियों को हैरानी हुई। ना कोई पूजा की घंटी, ना कोई बच्चों का शोर। बिना समय गवाए पड़ोसियों ने पता लगाने के लिए संजीवन महातो की खिड़की से झांकने लगे, और अंदर का जो नजारा था उसे देख करके लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और उसके बाद पुलिस वालों की मौजूदगी में ही दरवाजा तोड़ा गया। फिर जो दिखा, लोगों ने उसको देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। यह मंजर किसी नरसंहार से कम नहीं था। घर के अंदर संजीवन महातो, पत्नी संजीता, बेटी सपना, तीनों की डेड बॉडी थी और हर एक की गर्दन कटी हुई थी। यहाँ तक कि तीनों के फेसेस पे एसिड डाल के बुरी तरीके से जला दिया गया था, और उनका 7 साल का बेटा अंकुश, वह भी खून से लथपथ हालत में मिला। हालांकि वह भी जिंदा था। आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वह अकेला आई विटनेस बचा था इस पूरी घटना का। हालांकि अंकुश की हालत अब भी बहुत नाजुक थी। जांच में जुटी पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया। पुलिस के शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि घर से किसी भी सामान, पैसे या गहने नहीं गायब थे। मतलब चोरी का कोई एंगल नहीं था। फिर पुलिस इस पूछताछ में जुट जाती है कि क्या संजीवन महातो का कोई दुश्मन था, उसका किसी से गांव या रिश्तेदारों में कोई रंजिश तो नहीं थी। फिर एक नाम उभर के सामने आता है, भोला दास। लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि संजीवन महातो भोला दास से कुछ महीने पहले जमीन खरीदा था, और उस जमीन पर विवाद होने के कारण भोला ने संजीवन महातो पर केस भी फाइल किया था। यहाँ तक कि संजीवन महातो के परिवार वालों को भी यही शक था कि इन मर्डर्स के पीछे भोला दास का ही हाथ है, क्योंकि भोला दास अपने परिवार से मजबूत था और अक्सर संजीवन महातो को धमकाता रहता था। पुलिस ने भोला दास को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट जाती है, और पुलिस के हर तरीके से पूछताछ करने पर भोला दास ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया और यही कहा कि वह बेगुनाह है। हालांकि उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसकी संजीवन महातो से नहीं बनती थी, और पुलिस ने अपने सभी हथकंडे अपना लिए, पर हर तरीके से जांच के बाद भी भोला दास को कसूरवार नहीं ठहरा पाती है। और इधर अस्पताल में संजीवन का सबसे छोटा बेटा अंकुश भी दम तोड़ देता है। इससे पुलिस की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। हालांकि पुलिस हार नहीं मानती है और एक बार फिर पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है, और इस बार जांच संजीवन महातो के परिवार से शुरू होती है। पुलिस जब संजीवन महातो के पास्ट में जाती है तो पता चलता है कि संजीवन महातो की 2 शादियां हुई थी और संजीता उसकी दूसरी पत्नी थी, और संजीवन की पहली पत्नी से उसको एक बेटा भी था जिसका नाम था मनीष, जिसकी उम्र 17 साल थी और वो कक्षा 10वीं का छात्र था। हालांकि 10 अगस्त को वह भी गांव वालों के साथ मौजूद था और अपने सौतेले भाई को अस्पताल भी उसने ही पहुंचाया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे अपने सौतेले भाई, बहन और माँ बाप के जाने का बहुत दुख है। पुलिस को उसके ओवर ड्रामेटिक होने पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही दिखा रहा था कि उसे अपने लोगों के जाने का बहुत दुख है। साथ ही उससे पूछताछ के दौरान वह टाइमलाइन में भी फंस जा रहा था। जैसे कल वह इस टाइम कहाँ था, 9 तारीख की रात वह कहाँ था। पुलिस के इन सवालों पर वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और जो कहानी सबके सामने रखता है, लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसने बताया, मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता था। मुझे लगता था कि उसने मेरी पिता को मुझसे छीन लिया है। सपना को वो मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मुझे बेइज्जत किया जाता था। मैं बस एक नौकर जैसा महसूस करता था। उसने यह भी बताया कि उसकी सौतेली माँ भी उससे नफरत करती थी, और उसके फादर संजीवन महातो भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे। बचपन से ही उसके अंदर इस परिवार के नफरत और अपमान की भावना पूरी तरीके से भर चुकी थी। और जब पुलिस ने उससे इस हत्याकांड के पीछे का प्लान पूछा तो उसने बताया कि 9 तारीख की रात वो संजीवन के घर जाता है तो उसकी सौतेली माँ दरवाजा खोलती है। फिर वो अंदर जाता है जहां उसके भाई बहन सो रहे होते हैं। माँ अंदर से कुछ लेने जाती है तो सबसे पहले वो अपने बाप को चाकू और डंडे की मदद से मौत की घाट उतार देता है। फिर जैसे ही उसकी सौतेली माँ आती है, उस पर डंडे से वार कर देता है। फिर उन्हें भी मौत की घाट उतार देता है। उसके बाद अपने भाई और बहन का भी चाकू से गला रेत देता है।
उसके बाद पहले से ही इंतजाम करके लाया हुआ एसिड उनके चेहरों पर डाल देता है, जिससे चेहरा बुरी तरीके से झुलस जाता है। और यह सब उसने सबूत मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर की नफरत थी जो सालों से उसके अंदर पनप रही थी। उस रात उसने हत्या करने के लिए जिस चाकू डंडे का इस्तेमाल किया था, उसको उसने पास के ही बालम नदी में फेंक दिया था। उसके बाद वह भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है जो 10 तारीख की सुबह उसके घर के बाहर लगी हुई थी। 17 साल का लड़का जो भी क्लास 10th में है, बोर्ड का एग्जाम भी नहीं हुआ है, लेकिन नफरत की आग किसी को किस हद तक लेके जा सकती है, ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है।